नमस्कार, आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, नव वर्ष सन 2021 आपको शुभ हो, मंगलमय हो, आपको प्रगति दे, यह कामना है। आइए आज हम बात करते हैं कुंडली मिलान के विषय में। लड़के और लड़की की जब कुंडली का मिलान करते हैं उसको अष्टकूट मिलान भी कहा जाता है। उसके अंदर मांगलिक विचार भी आता है। तो इस वीडियो में हम कुंडली मिलान के विषय पर चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए कुंडलियों का मिलान बताया गया है और भारत में तो विशेष तौर से कुंडली मिलान की प्रथा है जिसे अष्टकूट मिलान कहते हैं। और उससे पता चल जाता है कि प्रकृति क्या है लड़के और लड़की की। तो ये लड़के और लड़की की जो राशि होती है उस राशि से भी मिलान होता है और नक्षत्रों के आधार पर उनके कितने गुण मिलते हैं ये मिलान इसके अंदर आ जाता है। प्रकृति क्या होगी, आपस में प्रेम कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान पक्ष कैसा रहेगा, सामाजिकता कैसी रहेगी, धार्मिकता कैसी रहेगी, ये सब बातें नक्षत्रों के आधार पर, उनके चरणों के आधार पर मिलान में आ जाती है। प्रिय दर्शकों, जब हम लड़के और लड़की का जन्म समय लेते हैं और उससे कुंडली का निर्माण करते हैं तो जो कुंडलियां बनती है उनसे राशि और नक्षत्र का पता चल जाता है। प्रिय दर्शकों, लोग बोलते नाम से भी मिलाते हैं, परंतु जो बोलता नाम है वो आवश्यक नहीं है जन्म के समय की राशि का ही रखा गया हो, इसलिए वो एक सटीक बात नहीं होगी। इसलिए हम जो है जन्म राशि और जन्म नक्षत्र पकड़ करके उनका मिलान करते हैं और आजकल कंप्यूटर में और पंचांगों में सारणियां दी हुई होती है, उनसे नक्षत्रों और उनके चरणों के आधार पर यह पता चलता है कि कितने गुण मिल गए हैं। गुण जो होते हैं उनके प्रकार इस प्रकार से होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा वश्य, फिर तारा, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, ये इतने होते हैं। जो 8 प्रकार के इनको गण बोलते हैं। पहला जो वर्ण है उसका पूर्णांक यानी उसके जो पॉइंट हैं, उसके जो अंक हैं वो 1 माना गया है। वश्य का 2 माना गया है, तारा का 3, योनि का 4, ग्रह मैत्री का 5, गण का 6, भकूट का 7 और नाड़ी का 8 माना गया है। इस प्रकार से ये कुल अंक हो गए 36, यानी 36 पूर्णांक हो गए। ये 36 पूर्णांक। 36 पूर्णांकों में से मिलान के अंदर कितने अंक आते हैं उसके आधार पर विवाह की अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, यह देखा जाता है। तो यह होता है कि कम से कम आधे अंक तो आए ही आए, प्राप्तांक आधे हों तो मिलान की अनुमति दी जा सकती है। अर्थात 18 से कम हो तो मिलान की अनुमति देने में एस्ट्रोलॉजर असमर्थता जाहिर करते हैं और 18 से लेकर के कुछ ज्यादा तक 24-25 तक हो तो उसको मध्यम माना गया है और उसके बाद में हो तो उत्तम मिलान माना गया है। परंतु केवल यही मिलान केवल अंक के ऊपर ही हम इतिश्री समझ लें, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सी बातें होती है। पहले मैं आपको बता दूं, वर्ण जो है वो व्यक्ति के कार्य क्षमता को निर्धारित करता है। लड़के और लड़की का जो वर्ण है, दोनों के वर्णों के आधार पर यदि एक उसका पूर्णांक होता है, पूरा 1 अंक होता है उसका, और वो मिल जाए, वर्ण दोष अर्थात वर्ण दोष नहीं है, तो उनकी दोनों की कार्य क्षमता अच्छी रहेगी। और वश्य जो है वो यदि दोष नहीं है, 2 पॉइंट उसके मिल जाते हैं, तो उनकी दोनों की प्रधानता, अहमियत ये जो सामने आती है वो रहेगी, वो अच्छा माना गया है। तारा के 3 अंक पूरे मिलने पर दोनों के भाग्य के अंदर क्या प्रगति होगी वो अच्छी होगी, ये पता चल जाता है। इसलिए ये भी मिलान के अंदर देखना होता है। योनि के 4 अंक होते हैं और लड़के और लड़की की योनियों के आधार पर यदि दोष नहीं हो, मिलान हो जाता है तो 4 अंक मिल जाते हैं
और जब चारक मिल जाते हैं तो ये पता चलता है कि उन दोनों की मानसिकता एक जैसी है, अर्थात अनुकूल, एक दूसरे के अनुकूल है, तो इसके अंक भी महत्व रखते हैं। फिर आता है ग्रह मैत्री, उसके 5 अंक होते हैं। तो आपसी सद्भाव, सामंजस्यता ये कैसी रहेगी उससे पता चलता है ग्रह मैत्री से। और फिर गण आता है। गण जो है उसके 6 पॉइंट होते हैं और गुणों की प्रधानता के विषय में जाना जाता है, किसके गुण की क्या प्रधानता है, किसमें क्या गुण है, क्या जो है महत्वाकांक्षाएं और क्या योग्यताएं, उसमें जाना जाता है। बकूट जो है उसके 7 पॉइंट होते हैं। बकूट जो आपसी प्रेम और सामाजिक स्थिति बताता है। बकूट के 7 पॉइंट मिल जाए पूरे तो मानिए उनका आपसी प्रेम रहेगा और सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी रहेगी। नाड़ी होता है, उसके 8 पॉइंट होते हैं। नाड़ी यदि दोष नहीं हो और पूरे 8 पॉइंट मिल जाए तो उन दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु अच्छी रहती है, संतति भी होती है और संतान सुख अच्छा रहता है। इस प्रकार से ये होता है। अब हम विचार करते हैं, मान लीजिए इनमें से दोष हो तो बकूट और नाड़ी, इन दोषों को महादोषों की श्रेणी में रखा गया है। बकूट के 7 पॉइंट होते हैं, नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं। 8 और 7 15 पॉइंट, कुल 15 हुए। 15 अंक जो है एक साथ ही कट जाते हैं। यदि बकूट और नाड़ी मिलान नहीं हुआ, दोषपूर्ण हुआ, तो 15 अंक कट जाते हैं। और महादोषों में इनको गिना गया है। यदि बकूट और नाड़ी दोष हो तो विवाह की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 15 तो ये कट गए, लेकिन बाकी जो बचे उनमें विवाह की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये दोष जो है विवाह को तोड़ते हैं और हानि करते हैं। अब बकूट होता क्या है इसके बारे में विचार करते हैं। यदि लड़के और लड़की की कुंडलियों में चंद्रमा जो है, चंद्रमा की जो स्थिति है, जन्म राशि की जो स्थिति आपस की है, उसको बकूट बोलते हैं। जैसे 6-8 हो एक दूसरे से, छठी राशि 8वीं राशि, वो एक लड़का या लड़की एक दूसरे से 6ठी-8वीं राशि वाला हो, 9वीं-5वीं राशि वाला हो, 12वीं और दूसरी राशि वाला हो, तो फिर बकूट दोष माना जाता है और उसके 0 अंक मिलते हैं, बकूट दोष हो गया। मान लीजिए कोई भी मेष राशि का लड़का है और कन्या राशि की जो है लड़की है, मेष राशि का लड़का, कन्या राशि की लड़की, तो वो लड़की 6ठी हो गई और लड़का जो है लड़की की राशि से 8वां हो गया, तो षडाष्टक बोलते हैं उसको, षडाष्टक हो जाता है दोनों में, ये बकूट दोष होता है। इसी प्रकार से अन्य होता है तो ये बकूट दोष होता है। बकूट दोष जो होता है उसका प्रभाव बहुत हानिप्रद होता है। बताया गया कि एक की मृत्यु हो जाती है दोनों में से, ऐसा भी हो सकता है षडाष्टक होने से। और 9 पंचम जो होता है उसमें यदि मिलान नहीं हो तो संतान प्राप्ति में मुश्किलें आती है। द्विद्वादश होने से खर्चे अधिक होते हैं और धन की कमी आती है। इस प्रकार से यह बताया गया है। तो अब देखिए जो मैंने बताया अभी कि इतने प्रकार के जो हैं बकूट दोष होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कुछ शुभ भी होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। जैसे प्रथम और सप्तम एक साथ, एक राशि, एक किसी की राशि से 7वीं राशि है तो वो प्रथम सप्तम हो गया। द्विद्वादश हो गया 2 और 12वां, और तृतीय एकादश हो गया, चतुर्थ दशम हो गया, पंचम नवम हो गया और षडाष्टक दोष हो गया, ये हो गया। तो इसके अनुसार हम बताते हैं कि जो है कौन सा अधिक नुकसानदायक है, कौन सा शुभ है। तो द्विद्वादश और नवपंचक और षडाष्टक ये हानिप्रद होता है, हानिप्रद बकूट होता है। इनके अंदर क्या होता है कि बहुत हानि होती है हर प्रकार से, लेकिन जो प्रथम सप्तम और तृतीय एकादश और चतुर्थ दशम जो होता है उनको शुभ माना गया है। अब यदि कुंडली में बकूट दोष हो तो उसका परिहार भी देखना चाहिए। यदि उसका परिहार मिल जाए कुंडली में तो बकूट दोष का उतना अशुभ प्रभाव नहीं रहता है। परिहार क्या क्या है? यदि बकूट दोष हो और लड़के और लड़की की कुंडलियों के अंदर जो जन्म राशि होती है उन जन्म राशियों में आपस में मित्रता हो तो बकूट दोष निरस्त हो जाता है। दोनों के राशि से एक हो, राशि से एक होने का मतलब या एक की मेष है एक की वृश्चिक है,
एक की मेष राशि है, एक की वृश्चिक राशि है, तो षडाष्टक हो गया। लेकिन दोनों का स्वामी मंगल है, इसलिए बकुड़ दोष निरस्त हो जाता है। और नवांश शेषों की मैत्री हो, जैसे किसी की जन्म राशि है और वो चंद्रमा जिस नवांश राशि में गया हुआ है, और लड़की लड़के दोनों का चंद्रमा जिस नवांश राशि में गया हुआ है, उन नवांश राशि के स्वामियों में मित्रता हो तो बकुड़ दोष निरस्त हो जाता है। और या दोनों का नवांश शेष एक ही हो, एक ही ग्रह हो, तो बकुड़ दोष निरस्त हो जाता है। इन स्थितियों में जब बकुड़ दोष निरस्त हो जाता है तो कुछ विद्वान बकुड़ के 7 पॉइंट के बदले 3.5 आधे जोड़ लेते हैं और उसका असर जो है बहुत कम देखने को मिलता है, दुष्प्रभाव कम देखने को मिलता है। लेकिन बकुड़ दोष का यदि परिहार नहीं मिले तो फिर अनुमति देने से बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नाड़ी दोष जो है वो भी महादोष है। नाड़ी दोष के 8 अंक होते हैं और नाड़ी दोष विशेष तौर से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है, आयु पर दुष्प्रभाव डालता है, इसलिए विवाह को प्रभावित करने वाला यह दोष होता है। नाड़ी दोष से बचना चाहिए। नाड़ियां कैसे होती है? आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी, 3 प्रकार की नाड़ियां होती है नक्षत्रों के आधार पर। जैसे आदि नाड़ी के नक्षत्र हैं अश्वनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा तथा पूर्वा भाद्रपद। मध्य नाड़ी के जो नक्षत्र हैं वो होते हैं भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद। अंत्य नाड़ी के जो नक्षत्र हैं वो होते हैं कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मग्गा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा रेवती, ये नक्षत्र होते हैं। अब ये नक्षत्र हो तो एक ही नाड़ी होती है। अब ये जो नक्षत्र लिखे हुए हैं, लड़के और लड़की के नक्षत्र यदि एक ही नाड़ी में आ जाएं, एक ही सीरीज में इनमें आ जाए, जो 3 सीरीज मैंने बताई है, इनके अंदर एक ही में आ जाए तो नाड़ी दोष होता है। दोनों की एक ही नाड़ी हो गई तो नाड़ी दोष माना जाता है और 8 में से 0 अंक प्राप्त होते हैं, तो ये नाड़ी दोष होता है। अब नाड़ी दोष जो है क्या करता है, उसका क्या दुष्प्रभाव होता है? मान लीजिए दोनों लड़के और लड़की के नक्षत्र जो हैं वो आद्य नाड़ी में आ गए दोनों के, तो आद्य नाड़ी माने से दोनों की वात प्रकृति हो जाती है। जब वात प्रकृति दोनों की होती है तो क्या होता है कि दोनों बड़े कल्पनाशील होते हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं और अस्थिरता भी उनमें हो जाती है। तो इस प्रकार से और स्वास्थ्य पर भी हानि होती है। यदि मध्य नाड़ी में दोनों आ जाए तो पित्त प्रकृति होती है। पित्त प्रकृति जो होती है तो उसका प्रभाव संतान में भी पड़ता है, संतान प्राप्ति में पड़ता है और रोग आदि भी खूब देता है। तो इस प्रकार से ही होता है। अंत्य नाड़ी में यदि आए तो कफ प्रकृति होती है दोनों की, तो दोनों की एक सी प्रकृति होने से जो है विविधता नहीं आ सकती, इसलिए दुष्प्रभाव इनका देखने में आता है सामने। तो इसलिए क्या होता है प्रिय दर्शकों, ये ध्यान देना चाहिए कि जो है नाड़ी दोष तो बिल्कुल ही न हो। नाड़ी दोष का जब तक परिहार नहीं मिले विवाह की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और जब इनका नाड़ी दोष का जो मिले आपको परिहार, तब ही विवाह की अनुमति दी जा सकती है। अब नाड़ी दोष का परिहार क्या होता है कि वही बात है कि दोनों की वर वधू यानी लड़की और लड़का, इन दोनों की राशियां जो है एक ही राशि हो दोनों की, लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो तो नाड़ी दोष निरस्त हो जाता है। एक ही राशि में अलग अलग नक्षत्र हो तो नाड़ी दोष निरस्त हो जाता है। और यदि एक ही नक्षत्र हो और राशियां अलग अलग हो तो नाड़ी दोष निरस्त हो जाता है। क्योंकि बहुत से नक्षत्र होते हैं जो पहले वाली राशि में प्रारंभ होते हैं, दूसरी राशि तक जाते हैं वो, तो फिर उसमें भी नाड़ी दोष को निरस्त माना जाता है। और या फिर क्या होता है कि एक ही नक्षत्र हो दोनों के लेकिन चरण भिन्न भिन्न हो तो भी नाड़ी दोष निरस्त माना जाता है। तो ये नाड़ी दोष की निरस्ता का है। एक और होता है पादवेद न हो। अब पादवेद क्या होता है? नक्षत्रों के प्रथम चरण और चतुर्थ चरण में पादवेद होता है, दूसरे और तीसरे चरण में पादवेद होता है। लड़के लड़की के नक्षत्र यदि दूसरा और तीसरा चरण हो, एक ही नक्षत्र हो, दूसरा तीसरा चरण हो, और या प्रथम और चतुर्थ चरण हो तो पादवेद होता है। यदि इनमें ये नहीं है
तो फिर वो पादवेद नहीं होता है, तो नाड़ी दोष निरस्त हो जाता है। जब नाड़ी दोष निरस्त हो जाता है तो उसके आधे 4 पॉइंट जोड़ लिए जाते हैं। इस प्रकार से ये देखा जाता है। और फिर जो है नाड़ी दोष का अच्छी तरह से देखने के बाद और पर्याप्त अंक मिलने के बाद, बकुड़ दोष नाड़ी दोष न हो ये देखने के बाद, फिर कुंडली पर हम नजर मारते हैं। मांगलिक विचार तो अलग है, वो तो हम बाद में देखेंगे। फिर कुंडली पर नजर मारते हैं। कुंडली कैसी है, कुंडली में सप्तम भाव कैसा है, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ है, उच्च है, नीच है, पाप पीड़ित है, अस्त है, कैसा है, ये देखना पड़ता है। तो सप्तमेश और सप्तम भाव और शुक्र की स्थिति, शुक्र जो है विवाह का कारक होता है, शुक्र की क्या स्थिति है ये देखना पड़ता है। तो ये तो दाम्पत्य जीवन से संबंध हो गया कि भाई उनका देखिए एक बात और है कि सप्तम भाव में द्वादश शेष आ जाए तो दाम्पत्य जीवन में पृथकता उत्पन्न करता है। यदि सप्तमेश द्वादश भाव में चला जाए तो दाम्पत्य जीवन में पृथकता उत्पन्न करता है। सप्तम भाव में पृथकतावादी ग्रहों की स्थिति हो, जैसे सूर्य, शनि, राहु, इनकी स्थिति हो तो पृथकता की स्थिति आती है। सप्तम भाव में यदि चंद्रमा हो तो भी मतभेद उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है और शुक्र का विरोधी ग्रह चंद्रमा होता है, इसलिए। और यदि सप्तम भाव में केतु हो तो केतु झगड़े करने का ग्रह होता है, तो इसलिए झगड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये देखना चाहिए। और साथ में ये देखना चाहिए सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि यदि कहीं से भी पड़ रही हो तो कुछ शुभता आ जाती है। इसलिए सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसके अलावा हम देखते हैं दोनों के लग्नों को, लग्नेशों को, क्योंकि लग्न जो है शारीरिक पुष्टता, शारीरिक स्थिति को निर्धारित करता है। तो स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा, तो लग्नेश भी स्वस्थ होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए। और इसके अलावा हम पंचम भाव देखते हैं, तो पंचम भाव जो है संतान आदि का होता है, तो वो स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो ये सारी स्थितियां देख करके हम निर्धारित करते हैं। इसके अलावा कुंडली में कोई पितृदोष, कोई कालसर्प योग, कोई ऐसा योग बना हुआ हो जो कुंडली को श्रापित करता हो, तो भी गुण मिलने के बावजूद भी कुंडली वालों को जो है वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है, कष्ट आते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आयु योग पर भी नजर मार ली जाए, दोनों की आयु कैसी है, तो अष्टम भाव, अष्टमेश और शनि की स्थिति देखने से आयु योग का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार से कुंडली पर भी नजर मार ली जाए, तो कुंडली पर नजर मारने के बाद में ये पुख्ता हो जाता है कि इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, तो विवाह की अनुमति दे देनी चाहिए। यदि 18 से कम गुण रहें और ज्यादा भी रहें तो भी यदि बकुड़ दोष और नाड़ी दोष हो तो अनुमति देने से बचना चाहिए। और फिर इन सब के बाद में मांगलिक दोष का निर्धारण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मांगलिक दोष के बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में केवल यही रहेगा, इसलिए ये ध्यान रखें पहले मिलान का ये हो जाए, उसके बाद में मंगल का हो जाए। दोनों में पास होने पर ही विवाह की अनुमति देनी होती है। तो जो है ये जो मिलान हुआ, इस मिलान में कुंडली का भी आकलन हो गया और मिलान का भी, अष्टकूटों का भी आकलन हो गया। ये सारी चीजें समझने के बाद में विवाह की अनुमति देनी होती है। परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा दोष हो जाता है कि अब उपाय नहीं है, गुण भी अच्छे मिल गए लेकिन कोई दोष है, महादोष वो रह गया है। तो बहुत सी स्थितियों में उनका विशेष उपाय भी किया जा सकता है। जैसे नाड़ी दोष हो तो फिर महामृत्युंजय का अनुष्ठान करके वो उसका उपाय किया जा सकता है। बकुड़ दोष हो तो भी ये चीजें की जा सकती है। और साथ में कन्या के लिए विष्णु विवाह, अर्क विवाह, कुंभ विवाह आदि प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के करने से शुभता आ जाती है और अनुमति दी जा सकती है। परंतु ये एक विकल्प है, ये उसी स्थिति में करें जब कोई उपाय नहीं हो, विवाह करना ही हो, तब ही स्थिति में करें, अन्यथा न करें। मिलान ही प्रमुख होता है, मिलान पर ध्यान दें और इस प्रकार से अनुमति दें। और मांगलिक दोष का आप अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है और किस प्रकार से हमें अनुमति देनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।